सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो कक्षा 8 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 2, जिसकी हेडिंग है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो हमेशा की तरह पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम उसकी जो हेडिंग है उसकी हम बात करते हैं। भूमि। तो भूमि हम पृथ्वी की ठोस सतह को कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसकी ऊपर की जो सतह है उसको हम कहते हैं भूमि। और दूसरा इसमें शब्द है मृदा। तो मृदा का जो इसका शाब्दिक अर्थ है ये भूमि के साथ में मिलता जुलता है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। यह भूमि की ऊपरी परत है। मृदा भूमि की ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने व उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया द्वारा निर्मित अम्लीय पदार्थ से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा बनती है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो चट्टानों के टूटने फूटने व पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है उसे हम मृदा कहते हैं। इसके बाद में इसका बिंदु है वो है जल। जल या पानी यह एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणी जगत के जीवन का आधार है और आमतौर पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में जो पानी मिलेगा वो हमें बर्फ़ के रूप में मिलेगा और गैसीय अवस्था में जो जल मिलेगा वो हमें वाष्प के रूप में मिलेगा। इसके बाद में इसका बिंदु आता है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति का सीधा सा अर्थ है ऐसी वनस्पति यानी ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे पादप जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं किए गए हैं बल्कि अपने आप ही उग जाते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और जो लास्ट इसकी हेडिंग का टॉपिक है वन्य जीवन संसाधन। अब वन्य जीवन संसाधन, ये दो इसमें बातें हैं, वन्य जीवन और संसाधन। इन दोनों का हम अर्थ अलग से स्पष्ट कर देंगे तो वन्य जीवन संसाधन का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीव कहा जाता है और उनका जीवन वन्य जीवन। अब संसाधन। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो वन्य जीवन संसाधन यानी वन्य जीवों का ऐसा संसार जो हमारे लिए उपयोगी है। तो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। मैं आशा करता हूँ इन शब्दों का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं, पाठ को प्रारंभ करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। अभी अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया की घटना है। माम्बा एक लड़की है जो पानी लाने के लिए प्रातः जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वह लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, हालांकि वह उनके साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अब एक दूसरा है, ये हमने बात की है माम्बा की। अफ्रीका, तंजानिया, किस प्रकार से उसका जीवन है।
झोंपड़ी बनी हुई है, उसके चारों ओर चट्टानी भूमि का भाग है जहाँ खेती अच्छी प्रकार से होती नहीं है। उसका भाई बकरियों की देखभाल करता है। और दूसरा है पीटर। यह न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है, यानी ऊन को साफ करना, उनसे कुछ अन्य निर्माण करना, इस प्रकार का कारखाना वो चलाता है। और प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि के द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब हमने माम्बा की जानकारी पढ़ी और पीटर की जानकारी पढ़ी। इन दोनों में एक हमें अंतर महसूस होता है। ये माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। कहाँ अफ्रीका रह गया और कहाँ ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रह गया, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। तो ये जो विभिन्नता है ये भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के भिन्नता के कारण से है। जहाँ पर न्यूजीलैंड में ज़मीन उनकी उपजाऊ है, वो जैविक खेती के द्वारा वो सब्जियां भी उगाते हैं, अच्छी तरह से वो भेड़ का पालन कर रहे हैं, एक उन्होंने कारखाना भी लगा रखा है। कुल मिलाकर उनका प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उन्होंने भूमि और जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका उनको पूरा लाभ मिल रहा है। और दूसरा, इसमें जो पहले माम्बा के विषय में बात आई थी, तो उनकी जो ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है, कोई तकनीक का उपयोग नहीं है, तो उनका एक निम्न स्तर का जीवन व्यतीत हो रहा है। तो ये जो इन दो स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता है। अब एक बात आपकी जानकारी के लिए है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है। यानी 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग पर रहती है, जबकि शेष 70% भूमि या तो खाली पड़ी है या वहाँ बिल्कुल ही विरल जनसंख्या है। यानी जो 30% लोग हैं वो तो 70% ज़मीन पर रहते हैं, और जो 70% लोग हैं, यानी इसमें हम सुधार करेंगे, 90% लोग तो 30% ज़मीन पर रहते हैं और केवल 10% लोग 70% भूमि पर निवास करते हैं। तो इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भूमि। अब जो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें भूमि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे कार्य भूमि पर ही संभव है। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है, स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल और मरुस्थल है या नहीं है, मैदान, इस प्रकार की जो बातें हैं वो जनसंख्या की सघनता पर पूरा प्रभाव डालती है। अब जो पर्वतों के तीव्र ढाल है, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र है, यानी ऐसे निम्न क्षेत्र जहाँ पानी भर जाता है, मरुस्थल का क्षेत्र और सघन वन, ये इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। यानी कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है या है ही नहीं, तो वो हैं उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तेज ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल का क्षेत्र और सघन वन। अब स्थलाकृति कहते हैं इस जमीन के ऊपर जिस प्रकार की हमें स्थिति दिखाई देती है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो उसको स्थलाकृति कहा जाता है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। उर्वर मैदान, ऐसे मैदान जो उपजाऊ है, ये कृषि भूमि के लिए, जहाँ पर भूमि ज़्यादा है, अच्छी भूमि उपयुक्त है।
तो इन स्थानों पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो आबादी की सघनता है वो इस प्रकार के क्षेत्रों में होती है। और जो ऊपर के क्षेत्र थे वो या तो निर्जन है या वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। अब भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कृषि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, वानिकी के लिए खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। अब आप जानते हैं कि माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की हम सूची बना सकते हैं कि एक तरफ तो जो माम्बा का परिवार था उन्होंने एकदम सामान्य भूमि का उपयोग किया था। साधारण उन्होंने फसल उगाई थी और जो कि पूरे साल में उनके लिए केवल उनके लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ पीटर का परिवार है तो वो तकनीक का उपयोग करते हुए उन्नत खेती कर रहा है, सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, भेड़ पालन कर रहा है, कारखाना लगा रखा है। तो उन्होंने भूमि का पूरा उपयोग किया है। तो ये जो भूमि के उपयोग के भौतिक कारक है उसके द्वारा निर्धारित होता है कि इसका उपयोग कैसे होगा। अब भौतिक कारक कौन से हैं? स्थलाकृति है, मृदा है, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक होती है। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि यानी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होती है, सामुदायिक भूमि सभी की संपत्ति होती है, कई लोग उसमें शामिल होते हैं। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। एक व्यक्ति के स्वामित्व हो सकती है, एक व्यक्तियों के समूह में भी हो सकती है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फल, नट, औषधीय बूटियों का एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि जितनी है उतनी रहेगी, भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते। जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि को नहीं बढ़ा सकते। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। और आज जो भूमि उपयोग है उसके प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में खेती, निर्माण संबंधी गतिविधि के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और ये पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब भूस्खलन, मृदा अपरदन, निम्नीकरण क्या है, आगे हमारे इसमें टॉपिक आएंगे, थोड़ी सी इसके बारे में और हम विस्तार से उस समय बात करेंगे। इससे पहले हम एक विषय और इसमें देख लेते हैं कि ये जो चित्र है इसमें हमें भूमि के कितने उपयोग हैं इसके हमें ध्यान में आता है। अब देखिए, भूमि के उपयोग में एक ये नदी बनी हुई है इस पे, और मनुष्य ने अपने आवास बना रखा है। इसी के अंदर उद्योग भी लगे हुए हैं, यहाँ खेती भी हो रही है, कहीं खेल का मैदान भी बना हुआ है। तो ये भूमि का भिन्न भिन्न तरीके से उपयोग हमारे सामने आया है। अब जो भूमि का प्रतिरूप है उसमें व्यापक परिवर्तन आया है। अब इस चित्र में देखिए नंबर 1, जो नंबर 1 चित्र है इसमें एकदम ग्रामीण भाग में दिखाई दे रहा है। उसमें किसान है, किसान की कुछ झोंपड़ियां हैं और उसका खेत है। और जो 2 नंबर का भाग है ये थोड़ा सा एक विकसित कस्बा है, थोड़ा सा। अब इसमें तो पहले में केवल झोंपड़ियां बनी हुई है, इसमें कुछ मकान बन गए। फिर उसमें विद्युत की लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। और जो वनस्पति है वो वनस्पति कम हो गई है, पेड़ पौधे में थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। जनसंख्या भी इसमें बढ़ गई है, मशीनरी का उपयोग होने लग गया है। जो तीसरा चित्र है इसमें आप देखिए कि किस प्रकार से एक विकसित शहर, थोड़ा विकसित शहर इसमें ज़्यादा और हो गया, जिस प्रकार से एक नगर होता है, बड़ा नगर है, उस प्रकार की स्थिति आ गई। उसमें हमें गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, पेड़ पौधों की संख्या घट गई और आवास के लिए भूमि का ज़्यादा उपयोग हो रहा है।
और जो अंतिम 4 नंबर का जो चित्र है, ये एक महानगर का चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार से गगनचुंबी इसमें इमारतें बनी हुई है, वनस्पति का नामो निशान खत्म हो गया है और गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये भूमि का जो अलग अलग प्रकार से उपयोग है, वो किस प्रकार से भूमि के उपयोग में परिवर्तन आया है, ये इस चित्र के माध्यम से हमें देखने को मिला है। अब भूमि संसाधन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कि हम किसी भी सामग्री का उपयोग इस प्रकार से करें कि वो आगे के लिए भी काम में आती रहे, इस प्रकार की स्थिति में रहे, वो नष्ट नहीं हो। तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यानी जहाँ पर जंगल था, वहाँ पे उन जंगलों को काट के कृषि योग्य भूमि अपनाई गई है, या जो कृषि योग्य भूमि थी वहाँ पे उसको समाप्त करके वहाँ कोई फैक्ट्री लग गई है या कोई मकान बन गए हैं। तो इस भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए और वन रोपण, भूमि का उद्धार, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, भूमि का उद्धार, भूमि को अच्छा करना, उपचार करना, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, यानी जो रासायनिक फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल्स है, उसका हम अत्यधिक उपयोग करना और अत्यधिक चारण के द्वारा भी भूमि को खराब होती है। तो इस पे यदि हम रोक लगाएंगे तो भूमि संरक्षण के लिए ये कुछ सामान्य तरीके हैं। यानी हमें भूमि का संरक्षण करना है तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का विनियमित उपयोग पर रोक लगानी है, अतिचारण पर रोक लगानी है, वन का रोपण करना है, वन लगाने हैं और भूमि का उद्धार करना है। विभिन्न तरीक़ों से भूमि का हमें उपचार करना है। इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है मृदा का। तो जिस प्रकार से हमने पहले बात की थी, जो पृथ्वी की ऊपर की ठोस सतह है उसको हम मृदा कहते हैं, और पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। और यह मृदा होती है, ये कुछ सेंटीमीटर तक की इसकी जो गहराई है उसको लेते हैं। इसमें फिर कुछ सड़े गले पदार्थ, ह्यूमस इत्यादि के द्वारा इसका उपजाऊपन बनता है। तो ये मृदा भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी जिस प्रकार से ज़मीन है उसी प्रकार से मृदा का प्रकार निर्धारित होगा। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों के सड़ने गलने से तैयार होता है। अब इसमें एक हमारा बिंदु आया था भूस्खलन। तो भूस्खलन का सामान्य रूप से अर्थ होता है कि पहाड़ी इत्यादि जो भाग है उसमें ज़मीन या भूमि जिस प्रकार की संरचना में है वहाँ से वो उसकी संरचना नष्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई पहाड़ है, वो अपने स्थान से हिल गया, वो पहाड़ नीचे आ गया। कोई ऊंचा स्थान है वो नीचे धंस गया। कोई प्लेन मैदान बना है उसमें धंसाव आ गया। तो इस प्रकार से भूमि में जब परिवर्तन आता है तो उसको कहा जाता है भूस्खलन। सामान्य रूप से इसको परिभाषित करेंगे तो शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। यानी बहुत बड़ी मात्रा में कोई पर्वत से, उसके ढाल से मिट्टी गिरती है या मलबा गिरता है तो उसको हम भूस्खलन कहते हैं। अब यह भूस्खलन प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ में घटित होता है और लंबे समय तक भारी वर्षा से भूस्खलन होता है और यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए रोक देता है। और नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है और पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अब कुछ भूस्खलन आए थे उसकी हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया और यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था और विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से उसको खाली कराया गया।
और वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने में ये शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, और इन कारकों का हम रोकथाम करके भूस्खलन को हम रोक सकते हैं। जैसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को, जो स्थान इसमें प्रभावित होते हैं उनको इंगित करना, उनको रेखांकित करना, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। यानी हमें पहले ही पता लग गया कि इन क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है, तो उनको हम पहले चिन्हित कर लें और फिर वहाँ पर हम उनको खाली छोड़ दें, वहाँ पर आवास नहीं बनाएं। और दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। हमें लगता है कि यहाँ से भूमि खिसक सकती है, तो एक मजबूत दीवार उसके लिए बनाई जा सकती है। और भूस्खलन का रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। अब जितनी ज़्यादा वनस्पति लगी होगी भूस्खलन उतना ही कम होगा, क्योंकि वनस्पति अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांध के रखती है। सतही अपवाह और झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करना चाहिए। अब ये प्रतिघाती दीवार का चित्र है, तो ये दीवार भूस्खलन को रोकने में सहायक होगी। तो इसके बाद में आगे का बिंदु हम लेते हैं। ये हमारे सामने मृदा परिच्छेदिका दिखाई गई है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब है कि ज़मीन इस प्रकार से अंदर से उसकी संरचना है। अब देखिए, एक बड़े ही सुंदर आकर्षक चित्र के रूप में इसको दिखाया गया है। ये जो ऊपर का भाग है जहाँ हमें वनस्पति लगी हुई दिखाई दे रही है, ये ह्यूमस और प्रकृति वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा है, जहाँ पे हम पौधे का रोपण करते हैं, जहाँ हम अपना मकान बनाते हैं, खेल का मैदान बनाते हैं, सड़कें बनी हुई है, ये सारी की सारी मृदा की ऊपरी परत है। और इसके बाद में जो इसके नीचे वाली परत है उसमें बालू, गाद और क्ले के साथ में ये परत बनी है, जिसको उपमृदा कहते हैं। और इसके बाद में जो भाग आता है वो अपक्षयित चट्टानी पदार्थों का भाग आता है, और नीचे नीचे कठोर आवरण होता है जो जनक चट्टानों का भाग है। तो ये मृदा की परिच्छेदिका है। और एक इसमें शब्द आए अपक्षय। तो अपक्षय का अर्थ होता है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। शैल का मतलब चट्टान है। चट्टान जो सामान्य रूप से आपको पत्थर दिखाई देते हैं वो चट्टान ही होते हैं। तो चट्टान तापमान के परिवर्तन से या प्राकृतिक क्रिया के द्वारा ठंड गिर रही है, ठंड पड़ रही है और पाला पड़ रहा है, तो ये जो तुषार क्रिया, छोटी छोटी ओस की बूंदों के रूप में जो पानी गिरता है, तो ये तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के एक विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा जो शैल है, जो अनावरित शैल है, वो जब टूटती है उसमें कुछ नुकसान होता है, वो क्षय होती है, कुछ न कुछ घटती है वो। तो इस प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं उसको हम कहते हैं अपक्षय। तो यानी चट्टानों का प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से टूटना अपक्षय कहलाता है। ये जो अपक्षय की प्रक्रिया है, यह खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ये इसके पहले जो हमारा इसमें विषय चल रहा था मृदा वाला, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, और ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, और खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब देखिए, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक: जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण इसके प्रभावित करेंगे। फिर जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता निर्धारित करती है। और उच्चावस्तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये 5 इस प्रकार के कारक हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं।
अब देखिए मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के जो मुख्य कारक हैं वो जनक शैल का स्वरूप, यानी जो चट्टान है वो किस स्वरूप की बनी हुई है, जलवायविक कारक, मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ये अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है। अब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है और मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। अब मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार से हैं जिसके कारण से मृदा का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो निम्नीकरण का मतलब हो गया जिससे मृदा का नुकसान होता है, मृदा की क्वालिटी कमज़ोर होती है और मृदा समाप्त होती है, उसको कहेंगे हम निम्नीकरण। अब ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम इसका संरक्षण कर सकते हैं? तो पहला है मल्च बनाना। पौधे के बीच जो अनावरित भूमि होती है वो जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढकती जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, इसको कहते हैं मल्च बनाना। अब यहाँ समोच्च रेखा के हिसाब से जुताई करना, इसमें भी मृदा का संरक्षण होता है और ये इस प्रकार से एक सीधी सीधी पंक्तियों में एक वेदिका के रूप में इसका जब कृषि की जाती है तो उससे भूमि का हमें संरक्षण होता है। तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। अब समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, मृदा का संरक्षण होता है। और तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, इसको कहते हैं रक्षक मेखलाएं। अब ये कतार में ये जिस प्रकार से पेड़ लगे हुए हैं तो ये तेज़ गति से हवा आ रही है उससे और मृदा का जो उससे निम्नीकरण होता है उससे वो बचाव करते हैं। तो रक्षक मेखला भी ये तटीय प्रदेश में ये इसका एक काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। अब अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बना दी जाती हैं, यानी गड्ढे बना दिए जाते हैं। अब एक क्रियाकलाप है, आप जानते हैं, आपने कोई प्रयोग भी इस प्रकार किए होंगे। एक पात्र है, इसमें हमने सीधी मिट्टी ले रखी है और उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी तेज़ी के साथ में उसमें इकट्ठा हो जाएगा और मिट्टी भी इसमें साथ में बहकर आएगी। और ये दूसरा इसी प्रकार का पात्र है जिसमें हमने कुछ वनस्पति लगा रखी है, तो हम उसमें पानी डालेंगे तो पानी भी कम आएगा और पानी के साथ में मिट्टी नहीं आएगी, पानी साफ आएगा। इसका मतलब है कि वनस्पति मृदा का बहुत अच्छी तरह से संरक्षण करती है। अब आ गया चट्टानी बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय और भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। अब आपके लिए उपयोगी जानकारी, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। अब ये पानी की मांग कितनी बढ़ी है, अब आप देखिए। अब अगला टॉपिक हमारा है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसको जल ग्रह कहना भी उपयुक्त है। यानी 75% जल से ढका हुआ है पूरी पृथ्वी। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल का जो प्रतिशत है वो केवल 2.7% ही है और इसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में
संगठित होता है या हमें मिलता है ये। अब आप जानते हैं कि हम कई बार नल को ध्यान नहीं देते, नल टपकता रहता है। तो एक टपकता हुआ नल एक वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ करता है। आपको लगता है केवल बूंद बूंद गिर रही है, लेकिन एक वर्ष में 1200 लीटर पानी इससे बेकार हो जाता है। इसलिए पानी की बूंद बूंद को बचाना चाहिए। अब देखिए आगे इसमें हम बिंदु देखते हैं कि औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अब कहाँ कहाँ उपयोग करेगा वो? पीने के लिए 3 लीटर प्रतिदिन, ये प्रतिदिन का हिसाब है। खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20, शौचालय फ्लैशिंग के लिए 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी 23, कुल 150। अब आप बताइए कि हम कौन से इसमें तरीके ऐसे हैं कि हम जल के उपभोग को कम कर सकते हैं। तो यदि हम इस पर विचार करेंगे कि जल का उपभोग कहाँ कम किया जा सकता है, तो पीने के लिए पानी चाहिएगा, खाना बनाने के लिए चाहिए, नहाने के लिए कुछ घटा सकते हैं, और जो एक बड़ी मात्रा में घटाया जा सकता है वो शौचालय की जो फ्लशिंग है उसके लिए घटाया जाए। यानी शौचालय का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि पानी उसमें कम से कम उपयोग हो। वस्त्र धोने में भी कुछ कटौती कर सकते हैं, बर्तन धोने में भी कुछ कटौती की जा सकती है। गांव में पहले तो बर्तनों को मिट्टी इत्यादि सूखे मांज लेते थे, उनको साफ़ कर लेते थे, तो पानी का उपयोग कम होता था। बागवानी के लिए उपयोग करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के हम स्नान करने में और शौचालय और बर्तन धोना, इनमें हम कुछ कटौती कर सकते हैं। बाकी जो आवश्यक काम है उसके लिए कटौती नहीं होगी। लेकिन ये तो हम 150 लीटर प्रतिदिन के उपयोग की है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो हमारा जल का उपभोग भी ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। जनसंख्या की हम जो तेज़ी से बढ़ रही है उस पर हम कुछ न कुछ उसको कम करें। अब ये जो अलवणीय जल है ये पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। अब पानी जितना है उसमें से जो अलवणीय पानी है, यानी जो मीठा पानी है जिसका हम पीने के लिए उपयोग ले सकते हैं, वह बहुत कम है। इसलिए ये सब सर्वाधिक मूल्यवान है। पृथ्वी पर जल को हम न तो बढ़ा सकते हैं और न उसको घटा सकते हैं। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता बढ़ती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील है। और आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा किस प्रकार से पानी भाप बनता है, फिर बादलों में जाता है और फिर बादल बन के नीचे बरसता है, फिर ज़मीन में चला जाता है, कुछ बह के समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार से जल चक्र के द्वारा तो जल की मात्रा है वो संतुलित रहती है। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कारण मुख्य जो कारक है बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। अब जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पे जल की भारी कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब जल संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले
बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो फैक्ट्रियों इत्यादि का जो वेस्टेज है उसको पहले शोधित करेंगे और उसके बाद में नदियों वगैरह में डालेंगे तो जो जल का प्रदूषण है उसको हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना फव्वारे के द्वारा अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इत्यादि उपयोगी है और सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। ये फव्वारे के द्वारा सिंचाई की पद्धति दिखाई गई है। हम वर्षा के जल को इकट्ठा करके भी बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। अपने घर की छत पर वर्षा जल इकट्ठा करके इस जल का संग्रहण करके और विभिन्न उत्पादन उपयोगों में उसको काम में लेना वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए पर्याप्त होता है। तो वर्षा का जल का संग्रहण करना भी हमारे लिए जल का संरक्षण में एक बहुत बड़ा बिंदु हमारे लिए शामिल है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। अब किसी स्थान के बच्चे किसी हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे हैं, यानी हाथों से कुछ जो बनाया हुआ है इस प्रकार की सामग्री देखने के लिए घूम रहे हैं और प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से इकट्ठी की गई है। किसी के हाथ में एक थैला है जो सुंदर हैंडबैग दिखाई देता है, तो ये जूट से बना हुआ है। कई टोकरियां हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों से बनी हुई है और कुछ कुर्सी है जो बेंत और बांस की बनी हुई है और कहीं पे रेशमी स्कार्फ है। तो ये रेशमी स्कार्फ रेशम से बना हुआ है और रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो प्रदर्शनी देखने वाले बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसको जैवमंडल कहते हैं। इसको एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिए। जैवमंडल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमारे सामने आ रही है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन ये जो हैं ये स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जैवमंडल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों पाए जाते हैं। जहाँ पर ये तीनों पाए जाएंगे वहीं पर जीव का निवास होगा, वनस्पति का निवास होगा, उसको कहा जाता है जैवमंडल। अब जो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो हमारे अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग हैं, उनमें से कुछ और भी हम जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध मिलता है, बाँस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कई कीट मधुमक्खी जैसे हमें शहद प्रदान करते हैं। फूलों के परागण में वो मदद करते हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है, वो सफाई करते रहते हैं पर्यावरण की और ये पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब ये किंगफिशर, ये किलकिला, ये पक्षी का चित्र हमारे सामने है और ये घास स्थल और वन इसमें दिखाया गया है और ये गिद्ध का चित्र है। अब आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत
गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे और पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि हम जो विभिन्न प्रकार के ऐसे अपने फायदे के लिए जिन सामग्री का उपयोग करते हैं तो वो इस प्रकार के जो वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कई बार हो जाते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी तापमान क्या है और हवा में नमी कितनी है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे वन, घास स्थल और गुल्म और टुंड्रा। ये प्राकृतिक वनस्पति को 4 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है विश्व में। अब देखिए, जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली, चिकनी सतह वाली हो जाती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत ही आवश्यकता है। अब यह एक कोलाज का निर्माण किया गया है स्कूल में, छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया यह कोलाज है। तो ये दिखाया गया किस प्रकार से वन हमारे लिए उपयोगी है, क्या क्या हमें वन प्रदान करते हैं। एक वन में एक अजगर का चित्र हमारे सामने इसमें आया है। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, खत्म होने वाली है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। एक शब्द है यहाँ पे दावानल। दावानल का मतलब आग लगने से है। तो कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना है। जंतुओं का शिकार करके किया जाता है, जिनमें से कुछ खास प्रजातियों की संख्या विशेष रूप से आती है। अब देखिए, सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में इस प्रकार से क्षति हुई। अब कुछ इस प्रकार के खास प्रजातियों की संख्या होती है जानवरों की, वो शिकार के कारण उनमें तेज़ी से कमी आती है। अब पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चित्ता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झील, आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब ये ब्लैक बग, इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसकी संख्या बड़ी तेज़ी से घटती जा रही है। अब ये देखिए, आग लगना, जंगलों में आग लगना, इससे बहुत बड़ी संख्या में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव समाप्त होते हैं। एक बहुत बड़ी ये समस्या है। लगभग कहीं न कहीं विश्व के क्षेत्र में आग लगती रहती है। तो जो आग लगती है उसके कई कारण होते हैं। कई बार तड़ित झंझा एक कारण प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है, यानी बिजली चमकती है, उसके कारण से बिजली गिरती है, आग लग जाती है। लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण भी आग लग जाती है। और कई बार स्थानिक लोग, उद्यमी और शरारती लोग भी किसी उद्देश्य से आग लगा जाते हैं। तो ये जो अग्नि लगती है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में जो अग्नि लगती है, जिसको दावानल कहा जाता है, ये दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। और जिन कारणों से ये लगता है उनमें हम रोक लगा सकते हैं। अब नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। शिक्षण के द्वारा अग्नि लगने से रोकना, यानी जागरूकता हो और परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी और संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का जल्दी पता लग जाए तो भी हम रोक सकते हैं।
अब आगे का बिंदु है, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे समाप्त हो गए या समाप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, इस प्रकार के कार्यक्रम के प्रोत्साहित देना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, लेकिन फिर भी गलत तरीकों से इनको मारा जाता है और उनका व्यापार किया जाता है। अब एक शब्द आया था राष्ट्रीय उद्यान, तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, यानी इस प्रकार का क्षेत्र जहाँ पे पशु पक्षी अपने आराम से प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं, उनको सुरक्षा रहती है, वहाँ मनुष्य का जाना निषेध होता है, शिकार वहाँ कर नहीं सकते, तो वहाँ जानवर आसानी से और आनंद के साथ में रह सकता है। अब ये चित्तलों का झुंड है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान में हमें दिखाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिनमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है। अब यहाँ पे ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है, किस प्रकार से मस्ती के साथ में हाथी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कि हमें कोई मारेगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यानों में इस प्रकार से जो पशु पक्षी हैं वो आनंद के साथ में विचरण करते हैं, उनकी अच्छी प्रकार से वृद्धि होती है, वो फलते फूलते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। अब ये जो इसका अंतिम टॉपिक था CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पे पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवॉल, ऑर्किड और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारा एक पाठ भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इसको हमने पढ़ा। तो कुल मिला के इस पाठ का जो सारांश है वो यही है कि हम हमारे किसी कारण से भूमि है, मृदा है, जल, वन्य जीवन और उसमें रहने वाले जीव जंतु, इनका हम संरक्षण करें, उनको हम हानि नहीं पहुंचाएं और इसके लिए हम जागरूक रहें, क्योंकि मृदा का निर्माण सैकड़ों हजारों वर्षों में बहुत ही कठिन एक रास्ते के बाद होता है। जल है, जल जितना है उतना ही रहेगा, जल को हम बढ़ा नहीं सकते और जो लवणीय पीने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत ही कम है। इसलिए जो प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, ये अमूल्य संसाधन है। इसका हम उपयोग करेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो संतति है उसको भी ये मिलेगा और हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप सभी ये मन में निश्चय कीजिए कि हम जल को बचाएंगे, मिट्टी को हम प्रदूषित नहीं करेंगे, पेड़ पौधे हम लगाएंगे और लगे हुए हैं उनको तोड़ेंगे नहीं, हम उसका संरक्षण करेंगे और जो वन्य जीव हैं उनके सामान से बनी हुई कोई सामग्री हम खरीदेंगे नहीं। इस प्रकार का यदि हम मन में निश्चय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम ये जो भूमि, मृदा, वन्य जीवन संसाधन है उसके प्रति हम हमारे नैतिक दायित्व को निभा सकेंगे। और इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।